Hello and welcome everyone. Our today's topic is significance of blood group heredity. ब्लड ग्रुप हेरिडिटी का क्या महत्व है उसके बारे में है ये. मैनी डिफरेंट ब्लड टाइप आर फाउंड इन एन ह्यूमन बींग्स के अंदर कई टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं. ए बी एंड ओ. दे आर एड्रेस एज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. द कंट्रोल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ 3 एलीलीज. अब किसी की बॉडी के अंदर या किन्हीं 2 पेरेंट्स के बाद में जो ब्लड ग्रुप बच्चे के अंदर जाएगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा वो उन ब्लड के अंदर मौजूद एलीलीज पर डिपेंड करता है. ठीक है, एलीलीज के कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है. अब एलीलीज कौन कौन सी है? ऑल दीज एलीलीज शेयर पार्ट ऑफ द सेम जीन एंड आर रिप्रेजेंटेड बाई IA, IB, IO और स्मॉल आई. ठीक है, बाकी सब कैपिटल है. तो ये जो एलीलीज हैं, एक एलीली सिंगल एलीली को अपन IA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, IB को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंटीजन की सिंगल एलीली को IO से और स्मॉल आई से. जब ये 2 एलीलीज आपस में ज्वाइन होती है तो वो एक जीन को बनाती हैं और वो जीन ही बता सकता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा एक्सप्रेस होने वाला है. The antigen A and antigen B found on the surface of the RBC are produced by allele IA, IB respectively. तो जो एंटीजन A है और एंटीजन B है जो कि कहाँ पर मौजूद होता है? RBC पर. तो वो किसकी मदद से प्रोड्यूस होता है? IA की मदद से एंटीजन A प्रोड्यूस होता है और IB की मदद से एंटीजन B प्रोड्यूस होता है. और IO या नॉर्मली स्मॉल आई बोले हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? किसी तरह का एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि जिसके अंदर किसी तरह का एंटीजन नहीं होता वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप. तो ओ ब्लड ग्रुप, इसलिए इसको आई से दिखाते हैं, स्मॉल आई से, कि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है. तो I0 या स्मॉल आई एलीलीज आर रिसेसिव एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड एंटीजन. The expression of blood group in a person is depend on the interaction between any 2 alleles. अब 2 alleles के आपस में इंटरेक्शन के बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप सामने आने वाला है. ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ alleles 6 जीन फॉर्मेट ऑफ द ब्लड आर फाउंड इन ह्यूमंस. O blood group is a result of homozygous recessive gene interaction. These genes shows Mendelian inheritance. तो जो एलीलीज है इनके इंटरेक्शन से कौन कौन से जीनोटाइप अपन देख सकते हैं? 6 फॉर्मेट देख सकते हैं. देखो, ए ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करता है उसकी एलीलीज. ए एंटीजन की एलीली IA से रिप्रेजेंट की जाती है. जब 2 एलीलीज आपस में मिलती है जो कि क्या है? डोमिनेंट है, तो वो क्या बनाती है? ब्लड ग्रुप A बनाती है. ये या फिर इन दोनों में से कोई एक IA, ये तो हो गया डोमिनेंट, और स्मॉल आई जो कि एंटीजन A नहीं बनाती हैं, तो उसको इन दोनों के इंटरेक्शन से भी कौन सा बनेगा? ब्लड ग्रुप A बनेगा. क्योंकि अगर दोनों एलीली में से एक डोमिनेंट है तो दोनों में से जो डोमिनेंट की है उसी का वो ग्रुप बनेगा. IB के लिए B कैपिटल, और इनमें से IB जो कैपिटल है और एक I स्मॉल, तो वो भी B को ही दिखाएगा, ब्लड ग्रुप B. AB के लिए दोनों ही डोमिनेंट होने चाहिए, IA एंड IB दोनों मौजूद हों एलीलीज. और O के लिए दोनों ही मौजूद नहीं हो, क्योंकि एंटीजन नहीं चाहिए O के लिए. तो उनमें से एंटीजन को दिखाने के लिए किसी डोमिनेंस की जरूरत नहीं है, तो स्मॉल आई और स्मॉल आई से दिखाते हैं. ठीक है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव जीन है. डोमिनेंट जीन कौन से होते हैं? कैपिटल लेटर. और रिसेसिव जीन किससे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर से. जो O ब्लड ग्रुप के जो जीन है स्मॉल आई और स्मॉल आई, वो रिसेसिव जीन है. और ये जो 3rd चैप्टर के जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही है, मेंडेलियन जेनेटिक्स को दिखाते हैं.
देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप एंड इनहेरिटेंस। और ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो गुण हैं ब्लड ग्रुप के, तो उसके कई फायदे होते हैं जानने के। इट इज़ मोस्टली यूज एंड सॉल्व द पैटर्नल डिस्प्यूट्स। जो अगर हमको पता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है और ब्लड ग्रुप की वजह से जो पिता के अंदर किसी तरह की कमी थी, उस डिस्प्यूट को दूर किया जा सकता है पिता या माता के अंदर, पैटर्नल के अंदर। इन कैरिंग आउट सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दूसरा, अगर इनहेरिटेंस, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का पता हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मदद होती है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल ब्लड हेमोलाइसिस। तो जो नवजात शिशु है, नियोनेटल बोलते हैं नवजात बच्चे को, तो उसके अंदर जो आरबीसी का हेमोलाइसिस बोलते हैं, आरबीसी के खंडन की एक बीमारी होती है, आरबीसी टूटने लगती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल जो ब्लड में मौजूद है, तो उस बीमारी को का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एंड हेरिडिटरी डिसऑर्डर लाइक हेमोफीलिया, और हेमोफीलिया जैसे डिसऑर्डर को भी दूर किया जा सकता है। हेमोफीलिया वो होता है, हेमोफीलिया उस डिजीज को बोलते हैं जिसके अंदर हमारा ब्लड आसानी से क्लॉट नहीं होता। द यूज ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ पैटर्निटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो इसका किस तरह से यूज होता है उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं। देखो कैसे। लेट अस अस्यूम दैट टू कपल आर क्लेमिंग फॉर अ चाइल्ड हुज ब्लड ग्रुप इज बी। एक बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप बी है, और दो फैमिली वाले, दो कपल्स है, वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो बच्चा उनका है। द मेल ऑफ वन ऑफ द कपल हैज ओ ब्लड ग्रुप एंड द फीमेल हैज ए बी ब्लड ग्रुप। तो दो कपल है, तो फर्स्ट कपल जो है उसमें जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप है ओ, जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी। ओ ब्लड ग्रुप को अपन ने बताया रिसेसिव से दिखाते हैं, स्मॉल आई, और फीमेल को आई ए और आई बी से दिखाते हैं। ये हो गया फर्स्ट कपल। सेकंड कपल क्या है? सेकंड कपल में जो मेल है, द मेल इन सेकंड कपल इज ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल ब्लड ग्रुप बी। तो इसको दिखाने के लिए आई ए, इसको आई बी से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ। अब हमको पता लगाना है कि बच्चे, इन दोनों फैमिली में से बच्चा किसका है, ठीक है। इन दीज कंडीशन एज पर द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द चाइल्ड कैन हैव द फॉलोइंग पॉसिबली ब्लड ग्रुप। अब इन दोनों के ये जो ब्लड ग्रुप है, बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है दोनों कपल की हेल्प से। तो फर्स्ट कपल के अंदर देखते हैं, जो फर्स्ट कपल ने हमने माना था उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा था, एक मिनट। फर्स्ट कपल में मेल का ब्लड ग्रुप था ओ, उसको अपन दिखा देते हैं स्मॉल आई और स्मॉल आई एलीलीज को। जेनेटिक्स के अंदर हम दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तभी पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट है फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर क्या प्रोडक्ट आने वाला है। और फीमेल का ब्लड ग्रुप है ए बी, तो ए बी के लिए हमने एलीलीज आई ए और आई बी जो कि क्या है कैपिटल है उनको लिया। इन दोनों के अंदर जब क्रॉस करवाते हैं, आई के साथ में आई ए का कराते तो आई ए, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, आई बी के साथ में स्मॉल आई कराते हैं तो स्मॉल को पीछे रखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है, आई बी एंड स्मॉल आई ऐसा लिखना है। फिर वही दो बार होगा। इसमें निकल के क्या आ रहा है, फर्स्ट कपल में क्या आ रहा है, ए की भी पॉसिबिलिटी है और बी की भी पॉसिबिलिटी है, जो कि क्या है 50%। दोनों की पॉसिबिलिटी 50% है। अब आओ सेकंड कपल के पास। सेकंड कपल के पास मेल के पास है ब्लड ग्रुप ए और फीमेल के पास है ब्लड ग्रुप बी।
इसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ी मिस्टेक कर रखी है इसमें बुक के अंदर, इसको बी रखना था, ब्लड ग्रुप बी। तो बी को हम आई बी और स्मॉल आई लिख सकते हैं, और जो मेल के अंदर ए है तो उसको कैपिटल ए कैपिटल आई ए लिख सकते हैं। जब इनका क्रॉस कराते हैं तो आई ए के साथ में आई ए आई बी बनाता है, जो कि ए बी ब्लड ग्रुप का है। आई ए के साथ में जब स्मॉल आई आएगा तो वो ब्लड ग्रुप बी होगा, क्योंकि इनमें से कोई एक अगर डोमिनेंट है, मतलब कैपिटल लेटर है, तो वो उसी का ब्लड ग्रुप हो जाएगा। फिर अगर आई ए के साथ में स्मॉल आई करवाएंगे तो ये ए बी नहीं, ए हो जाएगा फिर से, ठीक है। और कैपिटल आई के साथ में स्मॉल आई कराएंगे, कैपिटल बी, अच्छा बी यहाँ पे आई ए के साथ में आई बी करवाएंगे, यहाँ पे आई बी है तो फिर से वही आना है, ए बी और ए। इस तरह से ब्लड ग्रुप बी तो कोई प्रेजेंट हो ही नहीं रहा, यहाँ पे भी ए ही आएगा। इसमें ब्लड ग्रुप बी के प्रेजेंट होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इसमें ब्लड ग्रुप बी प्रेजेंट हो रहा है 50-50%। तो ये जो बच्चा है वो कौन से कपल का होगा? फर्स्ट कपल का होगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर 4.3 that it is the couple one who could produce a baby of blood group B and are the actual parent of this child. In the similar way, knowledge of genetic inheritance is very important for successful blood transfusion and treatment of the hereditary disease. इसके अलावा ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के लिए और कई तरह की जो पैतृक बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए हमको जेनेटिक इनहेरिटेंस का नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट, ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। डोनेशन ऑफ टिश्यू और एन ऑर्गन टू अनदर पर्सन बाय लिविंग और डेड पर्सन इज कॉल्ड ऑर्गन डोनेशन। किसी जिंदा या मुर्दा इंसान के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करना है, क्या कहलाता है? ऑर्गन डोनेशन। The organ donated by the donor is implanted in the recipient's body. In this way, the life of the recipient can not only be saved, but he can enjoy a happy life too. तो डोनेट होने के बाद में उसको दूसरे रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है ऑर्गन्स को। तो इसकी हेल्प से, ऑर्गन डोनेशन की हेल्प से, जो रेसिपिएंट है वो न केवल हैप्पी लाइफ उसकी ज़िंदगी बच सकती है, लेकिन वो एक अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी भी जी सकता है। ऑर्गन डोनेशन आर जनरली कैरिड आउट ओनली आफ्टर द डोनर्स डेथ। और ये डोनर की डेथ के बाद ही आमतौर पर ऐसा किया जाता है कि बॉडी डोनेट या ऑर्गन डोनेट किया जाता है। अबाउट 50 नीडी पीपल कैन बी हेल्प फ्रॉम एन इनएनिमेट बॉडी। किसी एक बॉडी से, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लगभग 50 आदमियों की हेल्प हो सकती है, 50 ज़रूरतमंदों की हेल्प हो सकती है। हैंस बॉडी डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गन डोनेशन। अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन डोनेशन देता है तो उससे कुछ मदद हो सकती है, लेकिन अगर किसी की बॉडी पूरी डोनेट की जाए तो लगभग 50 ज़रूरतमंदों की मदद हो सकती है एक बॉडी के डोनेशन से। A child to 90 years old veteran can donate their organ. एक बच्चे से लेकर 99 ईयर के आदमी तक हर कोई बॉडी डोनेट कर सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, इसकी क्या महत्व है? द ह्यूमन बॉडी इज द मास्टर पीस ऑफ नेचर एंड इन नो केस इट कैन रिमेन परमानेंट। नेचर के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है? ऐसा मास्टरपीस है जो फिर से नहीं बना जा सकता और न ही वो परमानेंट है। इट इज सेड इन द इंडियन फिलोसफी दैट द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, फायर एंड स्काई, एंड आफ्टर दैट
it gets a fuse in these elements only. तो ऐसा हमारी जो फिलॉसफी है, इंडिया की फिलॉसफी है, उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि जो इंसान की बॉडी है वो हवा, पानी, मिट्टी, आग और आकाश इन सब से मिलकर बनी है और आखिर में इन्हीं सब तत्वों में वापस से विलीन हो जाती है, वापस से शामिल हो जाती है. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट वेदर देयर एग्जिस्ट any process that can keep our body alive for a long time. तो ऐसा कोई मेथड हो सकता है कि हमारी बॉडी को हमारे मरने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक जीवित रखा जा सकते, तो दूसरे की बॉडी के अंदर डाल के. इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड दैट अ डेड एनिमल फुलफिल्स 100 ऑफ ह्यूमन्स वर्क बट डेड ह्यूमन्स इज नो यूज फॉर एनीवन. तो ऐसा माना जाता है कि जो एक मरा हुआ पशु है वो हजारों इंसानों के हजारों काम कर सकता है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग की जो डेड बॉडी है वो किसी के काम नहीं आ सकती. ठीक है, क्या लिखा है हिंदी के अंदर? पशु मारे मानुज के 100 काम समारे, मानुज मारे किसी के काम ना आवे. तो पशु मरे तो मरे पशु मरे तो मनुष्य के कई 100 काम ठीक कर देते हैं, लेकिन जो अगर मनुष्य मरता है तो वो किसी के काम नहीं आता है. Hence it has become the need of the time that even after death humans can be used for the welfare of living beings. तो ऐसा सोचा जाने लगा और समय की इतनी मांग भी बढ़ गई है कि ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है मरने के बाद भी यूज की जाए. दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन आफ्टर डेथ वी कुड रिमेन अलाइव इन अदर्स. और ये कैसे हो सकता है कि अगर हम डेथ होने के बाद में किसी दूसरे की बॉडी के अंदर जिंदा रहें. After our death, donation of our eyes, kidneys, liver and other organs could bring happiness in the life of needy person. और हमारी जो मृत्यु के बाद जो आँखें हैं, किडनी है, लीवर है और कई तरह के दूसरे ऑर्गन हैं, वो किसी और की ज़रूरतमंद की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकते हैं. Could bring happiness. दिस टाइप ऑफ डोनेशन इज कैटेगराइज एज प्योर डोनेशन. और इस तरह के डोनेशन को प्योर डोनेशन भी कहा जाता है. द डोनेशन ऑफ दिस कैटेगरी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एंड मोस्ट हॉली चैरिटी इन आर इंडियन फिलोसफी. और हमारे जो भारतीय परंपरा है, भारतीय फिलोसफी है, उसके अनुसार ये कैसा एक पवित्र दान है, पवित्र धर्म. फ्रॉम द eternal ages, organ donation and body donation were considered as the work of great virtue by the spiritual teachers. और जितने भी धार्मिक गुरु है, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, धार्मिक गुरु नहीं बोल सकते जिनको, स्पिरिचुअल आत्मिक अध्ययन कराने वाले टीचर हैं, तो वो इसको एक बहुत ही अच्छा गुण मानते हैं. इन एंशियंट टाइम्स सेंट दादीज डोनेटेड हिज बोन्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. और पुराने ज़माने में भी एक कथा थी जिसमें जो एक संत ददीची थे, उन्होंने अपने हड्डियां दान की थी आसपास की जो सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए. उन्होंने इंद्र को अपनी हड्डियां दी थी. देयर इज अ नीड टू डोनेट नियरली 2 लाख किडनीज एवरी ईयर इन इंडिया while availability is only 7,000 to 8,000 पर ईयर. लगभग हर साल 2 लाख किडनीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन अवेलेबिलिटी सिर्फ 7,000 से 8,000 की है. सिमिलरली एवरी ईयर अराउंड 50,000 पीपल लिव इन द होप ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, बट अवेलेबिलिटी ऑफ हार्ट इन इंडिया इज ओनली 10 to 15. और लगभग 50,000 लोगों को हार्ट चाहिए, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी तो 10 से 15 ही है. इन इंडिया अबाउट 50,000 लीवर्स आर रिक्वायर्ड एवरी ईयर फॉर ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया, बट ओनली 700 पीपल गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी. 50,000 में से 700 लोगों को ही लीवर मिल सकता है एक साल के अंदर. मोर और लेस द सेम कंडीशन परसिस्ट विद ऑल द अदर ऑर्गन्स. और यही दूसरे ऑर्गन्स का हाल है कि ज़रूरतमंद तो ज़्यादा है, लेकिन उनको डोनेट करने वाले बहुत कम है. According to an estimate, every year about 5 lakh people in India die due to the organs failure, and
लैक ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, हर साल लगभग 5 लाख लोग ऐसे ऑर्गन की कमी की वजह से या ऑर्गन फेलियर की वजह से मर जाते हैं। लाइक ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन इज सच अ चैरिटी विच इज एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर द सोसाइटी। और ऑर्गन डोनेशन के साथ ही बॉडी डोनेशन भी एक पार्ट हो गया है इसका, सोसाइटी का, चैरिटी का। ऑर्गन डोनेशन इज एसेंशियल फॉर 2 मेजर रीजन। क्यों है? इसके 2 कारण हैं। द ऑर्गन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेड बॉडी एंड ट्रांसप्लांटेड टू द नीडी। पहली बात तो ये कि जो ऑर्गन्स हैं वो किसी डेड पर्सन की बॉडी से भी लेके जीवित आदमी के अंदर डाले जा सकते हैं जिसको जरूरत हो। Often the organ donation is carried out from a brain of dead person. In such a case, the brain of concerned person ceases to function, but other parts of the body remains functional. Organs like heart, liver, kidney and other can be obtained from each dead person and can be implanted in the needy individual. देखो, कई बार लोगों के ब्रेन को भी डोनेट किया जाता है और कुछ केसेस में ही वो फंक्शन कर पाता है, लेकिन दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आसानी से दूसरे की बॉडी में इम्प्लांट किए जा सकते हैं जिसको इनकी जरूरत होती है। हाउएवर, स्टैटिस्टिक्स शो दैट ओनली 1% आउट ऑफ 1000 डाइज इन सच अ वे, जिसका ब्रेन डेड हो जाता है। लगभग 1000 में से एक ही आदमी ऐसा होगा जिसका ब्रेन डेड हो। अगर किसी का ब्रेन डेड नहीं हो तो उसका बॉडी डोनेशन आसानी से किया जा सकता है। Within 6 to 8 hours of death, the body can be used for every eye donation. लगभग 6 से 8 घंटे के भीतर आंखों का डोनेशन किया जाता है। दूसरा इसका कारण क्या है? To become a best doctor, the medical student need to get training on the dead bodies. दूसरा, जो अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपकी ट्रेनिंग एक डेड बॉडी पर करवाई जाती है। Only after the training come experimental work on dead bodies, medical student can better understand the human body. और एक डेड बॉडी के ऊपर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये एक मेडिकल के स्टूडेंट को अच्छा डॉक्टर माना जा सकता है। Thus, organ donation by human beings has become very important these days. It is the ultimate utility of the human body. The donors of such a body can become free from their family relation and socio-religion bondage. They act as inscription for the society. और जो बॉडी डोनेशन है उसके अंदर किसी फैमिली के पर्सन का साथ देना जरूरी नहीं है, वो उसके खुद की सोच पे डिपेंड करता है, वो खुद का डिसीजन होता है। It is a matter of great disappointment that due to ancient conservative belief, the number of organ donors in India is 0.8 per 10 lakh individuals. और जो इंडिया के अंदर ऐसी मानवीय सोच चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर बहुत कंडीशन खराब है। उसमें लगभग 0.8 है प्रत्येक लाख में से, 1 लाख में से 0.8 ऐसे हैं जो बॉडी डोनेट करते हैं। वेयर एज इन डेवलप्ड कंट्रीज इट इज 10 to 30। डेवलप कंट्री में लिए लगभग आंकड़ा 10 से 30 तक है। इन सच अ सिचुएशन वी मस्ट रियलाइज एंड अंडरस्टैंड the importance of organ donation and body donation and help those whose life is very annoying in the absence of some organ. We should come forward for this noble cause and motivate society for this virtuous human work. और हमको ऐसे काम करने के लिए बॉडी डोनेशन के संदर्भ में लोगों को ऐसे मोटिवेट भी करना चाहिए। We should seek help from saints, teachers, intellectual and other prominent person of the society to overcome the superstition prevailing in the society and to educate people for this sacred task with the ultimate aim of providing benefit to the needy people. तो जिस ज़रूरतमंद की इस
ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग सोसाइटी को अवेयर करने से संबंधित कुछ ऐसे संत या कुछ अच्छे टीचर्स जो बुद्धिमत्ता संबंधित बातें करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, उनकी मदद ले सकते हैं। फॉर दिस पर्पज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर सेलिब्रेट August 13 एज द ऑर्गन डोनेशन डे। तो August 13 को एज ए ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। August 13, मार्क दिस। ओके। Many eminent person of the society have come forward for this noble act। और कई ऐसे आदमी हैं जो इस तरह के काम के लिए आगे आते हैं सोसाइटी के अंदर से। कैप्टन लक्ष्मी सहगल who was involved in freedom fight with नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जो सुभाष चंद्र बोस के साथ में शामिल थे फ्रीडम फाइट के अंदर, कैप्टन लक्ष्मी सहगल डोनेटेड कॉर्निया एट द एज ऑफ 90 years and filled light in the life of 2 people। तो उन्होंने अपनी कॉर्निया को डोनेट किया और 2 आदमियों की जिंदगी को प्रकाश से भर दिया। रिसेंटली एज पर हिज विश द फैमिली मेंबर्स ऑफ द फेमस ऑथर डॉक्टर विष्णु प्रभाकर डोनेटेड हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। तो जैसा कि उनकी इच्छा थी डॉक्टर साहब की, विष्णु प्रभाकर साहब की, जो कि एक लेखक थे, उनकी इच्छा के अनुसार उनकी मौत के बाद उनकी फैमिली ने उनकी बॉडी को डोनेट कर दिया। द बॉडीज ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री ज्योति बसु, द रिनाउंड सोशियो वर्कर श्री नाना देशमुख एंड सम अदर एमिनेंट पर्सन वर ऑल्सो डोनेटेड आफ्टर देयर डेथ एज पर देयर विश। और कुछ और भी हैं, वह पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री ज्योति बसु, तो उनकी भी, और सामाजिक वर्कर नाना देशमुख जैसे कई एमिनेंट ऐसे प्रतिभाशाली आदमी हुए, तो उनकी भी मौत के बाद, डेथ के बाद उनकी बॉडी को डोनेट किया गया। साध्वी रितंबरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर हैव आल्सो अनाउंस्ड टू डोनेट देयर बॉडीज आफ्टर डेथ। और ये रितंबरा है, साध्वी रितंबरा, और गौतम गंभीर है क्रिकेटर, बड़े सेलिब्रिटी, तो इन्होंने भी डेथ के बाद में अपनी बॉडी को डोनेट करने के बारे में अनाउंस कर दिया। सच पर्सन आर रियल सेंट इन ट्रू सेंस एंड आर फ्लैग बैरियर्स ऑफ दिस revolutionary ideas। All of us should realize our duty to donate blood, organs and body after death। हमको भी इस तरह से ये महसूस करना चाहिए कि हमारी डेथ के बाद में हमारे ऑर्गन्स और बॉडी डोनेट की जानी चाहिए। ये हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। सो दैट बाय दिस सैंक्टिफाइड वर्क आर नीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर कैन लिव अ कंफर्टेबल एंड ग्रेसफुल लाइफ। तो अगर हम इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो कई लोग ऐसे ज़रूरतमंद लोग होंगे जो एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। हु कैन डू ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। बॉडी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन कौन कौन से दे सकता है? एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रेस और जेंडर कैन डोनेट हिज ऑर्गन एंड बॉडी। किसी धर्म का होने की जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी दे सकता है। पर्सन लेस देन 18 years of age essentially require the consent of their parents और लीगल गार्जियन। और अगर किसी बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो उसको अपने पेरेंट्स की गाइडलाइन या किसी गार्जियन की सहमति की जरूरत होती है। द डोनर शुड प्रोवाइड रिटन कंसेंट इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। और अपने बॉडी डोनेशन से संबंधित अगर वो बात करता है तो उसको रिटन विटनेस देने पड़ेंगे 2, जो उसकी सहमति जताते हैं। इफ इट हैज नॉट बीन डन बिफोर डेथ then the right of organ and body donation lies with the person who has legitimate authority of the body। organ and body donation in India is legally valid। और इंडिया के अंदर ये वैलिड है, लीगल है। ओके, चैप्टर खत्म यहाँ पे। थैंक यू ऑल।